हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं सब। एक नई क्लास में फिर से आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 12 का जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसे आगे बढ़ाएंगे। आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में जो हम टॉपिक देख रहे हैं वो काफ़ी बेसिक टॉपिक है जो 11th क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है, 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आज की क्लास समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज की क्लास में हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इसकी बात करने वाले हैं। कंसंट्रेशन क्या होता है वो अच्छे से समझेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के डिफरेंट यूनिट्स कौन से हैं। तो उसमें हम सब जानते हैं, आपने पहले भी देखा होगा, मास फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, पीपीएन, ये सब हम देखने वाले हैं। फिर इसके बाद हम काफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है कि हम मोलैरिटी को और मोलैलिटी को कैसे इंटर कन्वर्ट करेंगे। इस पे भी कभी न्यूमेरिकल आते हैं तो ये भी हमें पता होना चाहिए। और लास्ट में हम देखेंगे डाइल्यूशन फॉर्मूला, ये भी एक फॉर्मूला है, रिलेशन है जो इंपॉर्टेंट है, इस पे भी न्यूमेरिकल आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंसंट्रेशन क्या होता है वो समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज इट इज अ क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन। क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी, सबसे पहले इसका मतलब समझेंगे। क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टी जिसका कुछ मैग्नीट्यूड होता है और जिसे हम मेजर कर सकते हैं। द प्रॉपर्टी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी, जिसकी कुछ क्वांटिटी होती है, जिसका कुछ मैग्नीट्यूड होता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो कंसंट्रेशन है उसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, उसकी कुछ वैल्यू होगी जिसे हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये किस चीज का मेजर है, ये क्या बताता है हमें। इट इज अ मेजर ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेटिव अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट। जो कंसंट्रेशन है वो सॉल्यूट का रिलेटिव अमाउंट का मेजर है, यानी कि जब भी कोई सॉल्यूशन बनता है तो उस सॉल्यूशन में सॉल्यूशन के अमाउंट के रिस्पेक्ट में सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, इसी के मेजर को हम कंसंट्रेशन कहते हैं। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं। मान लीजिए सिंपली हमने वाटर में शुगर का सॉल्यूशन बनाया, तो अगर हम ये कह रहे हैं कि उस सॉल्यूशन में शुगर का 10 ग्राम सॉल्यूशन के 100 ग्राम में प्रेजेंट है, यानी कि हम सॉल्यूट के अमाउंट के साथ साथ सॉल्यूशन के अमाउंट को भी वहां पर कंपेयर कर रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं रिलेटिव अमाउंट। ठीक है, तो इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सिंपल है, सॉल्यूट का अमाउंट जो कि एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अमाउंट में प्रेजेंट है। यानी हम सिर्फ ये नहीं करेंगे कि हमने सॉल्यूट का अमाउंट कितना है वो बता दिया कि भाई 10 ग्राम है सॉल्यूट या 20 ग्राम है सॉल्यूट, हमें साथ साथ ये भी देखना है कि सॉल्यूशन का कितना अमाउंट है। ठीक है, इसी का मतलब होता है रिलेटिव। रिलेटिव मीन्स कंपैरेटिव। कंपैरेटिव यानी हम किसी के साथ उसको कंपेयर कर रहे हैं। एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट वो होता है जिसमें हम सिर्फ उसी के अमाउंट के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं विथ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, इसलिए उसको कह रहे हैं रिलेटिव अमाउंट। ठीक है, इसलिए हमने सॉल्यूट के अमाउंट के साथ साथ किसके अमाउंट को यहाँ पे मेंशन किया है, सॉल्यूशन के अमाउंट को। तो इसका एक बहुत ही जनरल अगर हम डेफिनेशन वाइज फॉर्मूला देखें तो वो है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप जब भी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करेंगे तो उसका जो फॉर्मूले का फॉर्म होगा वो ऐसे ही होगा। स्ट्रक्चर जो होगा फॉर्मूले का, उसमें हमेशा ऊपर सॉल्यूट का अमाउंट होगा, नीचे सॉल्यूशन का अमाउंट होगा। इनफैक्ट कंसंट्रेशन इतना कॉमन टर्म है कि हम अपनी डेली लाइफ में इसे बहुत ज्यादा यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे घर पे कोई गेस्ट आया, तो हम गेस्ट के लिए कई बार जो है, जैसे अभी समर सीजन चल रहा है, गर्मी है, तो हम क्या करते हैं, कोई ड्रिंक बनाते हैं जो कोल्ड ड्रिंक होगा, यानी कि शरबत या फिर लेमोनेड। तो जब हम ये सॉल्यूशन बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर में एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ शुगर या बाकी चीजें ऐड करते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि हमने बिना मेजर किए कितना भी अमाउंट किसी का भी ले लिया। तो वहां पर हम क्या कर रहे हैं कि ये जो हम मान लीजिए हमने पर ग्लास 2 चम्मच
2 स्पून्स ऑफ शुगर हमने ऐड की, तो ये भी एक तरह का कंसंट्रेशन ही है। 2 स्पून्स ऑफ शुगर पर ग्लास ऑफ सोल्यूशन, इट इज ऑल्सो अ कंसंट्रेशन। बस फर्क ये है कि वहां हम जो अमाउंट है वो अलग तरीके से मेजर करते हैं या गिनते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में हम ये जो अमाउंट है इसे अलग क्वांटिटी, अलग प्रॉपर्टी के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल टर्म है। मेन चीज है कि हम इसे कैसे अलग अलग यूनिट से एक्सप्रेस करते हैं। वो यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली उस पर फॉर्मूले बनते हैं और उस पर न्यूमेरिकल आते हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन हमारा वही है कि हम ये यूनिट्स क्या है वो देखते हैं। तो अब हम देख रहे हैं यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो सबसे पहला यूनिट है मास फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब सबको ही पता है कि ये एक तरह का रेशियो है। तो मास फ्रैक्शन का मतलब होता है रेशियो ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट। इसमें हम हमेशा सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो मास के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं टू द मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन का हम अमाउंट ले सकते हैं यहाँ पे वो मास में भी हो सकता है, वॉल्यूम में भी हो सकता है, बट सॉल्यूट का अमाउंट क्योंकि मास में ही है इसलिए हम इसको मास फ्रैक्शन कहते हैं। तो इसलिए इसके दो फॉर्मूले बन सकते हैं। एक है मास बाय मास, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, दोनों का हमने मास लिया है। दूसरा बन सकता है मास बाय वॉल्यूम, सॉल्यूट का तो मास है लेकिन सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल है। अब जनरली जो हमें क्वेश्चन आते हैं या हमारे सिलेबस में भी अगर आप देखोगे तो इस क्वांटिटी को फ्रैक्शन के फॉर्म में ना देकर परसेंटेज के फॉर्म में दिया है। इसलिए हम कह सकते हैं मास परसेंट क्या है, ये जो फॉर्मूला हमने लिया है फ्रैक्शन, इसी को आप अगर 100 से सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि यही फॉर्मूला है, बस आपको मल्टीप्लाई करना है इनटू 100। ठीक है, इसी तरह से दूसरा होता है वॉल्यूम फ्रैक्शन। ये होता है रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट टू द मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी यहां पर हम सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो वॉल्यूम के फॉर्म में ले रहे हैं। तो उसी तरह से इसके भी दो टाइप, वॉल्यूम बाय मास, ऊपर सॉल्यूट का वॉल्यूम हो गया और नीचे सॉल्यूशन का मास हो गया। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, सॉल्यूट का भी हमने वॉल्यूम ले लिया और सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम ले लिया। इसे भी अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये बन जाएगा वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये काफी सिंपल टाइप के थे। नेक्स्ट टाइप देख रहे हैं जो है मोल फ्रैक्शन। तो नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन। ये भी एक फ्रैक्शन है लेकिन यहां पर जो हम फ्रैक्शन देख रहे हैं वो है नंबर ऑफ मोल्स का फ्रैक्शन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट टू द सम टोटल ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। अब इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कि हमारे सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशंस ही है, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो दो कंपोनेंट्स हैं, एक को हम सॉल्यूट करें, एक को सॉल्वेंट। इन्हें हमने रिप्रेजेंट कर दिया 1 और 2 से अभी समझने के लिए। तो अगर हम किसी भी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं, पहली बात तो मोल फ्रैक्शन हम दोनों कंपोनेंट्स के लिए सेपरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए जिस भी कंपोनेंट के लिए हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, काय 1, ये मोल फ्रैक्शन का सिंबल है काय, वैसे तो काय है लेकिन हम नॉर्मल एक्स भी बना सकते हैं। तो काय 1 रिप्रेजेंट करता है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1। जिस भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे उसे हम यहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसी के नंबर ऑफ मोल्स हमें लेने हैं न्यूमरेटर में, मोल्स ऑफ 1, उसे डिवाइड करना है, मतलब रेशियो है तो डिवाइड करना है दोनों कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स के सम से। मतलब कि दोनों कंपोनेंट्स के जो मोल्स है उनको आपको ऐड करना है तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, उससे आपको डिवाइड करना है। तो इसका यही मतलब है सम टोटल ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। क्योंकि हमारे पास दो ही कंपोनेंट्स है इसलिए हमने लिख दिया मोल्स ऑफ 1 प्लस मोल्स ऑफ 2। इसे हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स का जनरल सिंबल हम यूज करते हैं स्मॉल n। तो ये हो गया Chi1 इज इक्वल टू n1 क्योंकि मोल्स ऑफ 1 है, डिवाइडेड बाय n1 मोल्स ऑफ 1 प्लस मोल्स ऑफ 2 n2, n1 अपॉन n1 प्लस n2। उसी तरह से जब हम दूसरे कंपोनेंट के लिए मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे तो उसका फॉर्मूला होगा Chi2 इक्वल टू, अब यहां पर जो कंपोनेंट 2 है उसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, n2 डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर है वो सेम रहेगा। ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन के लिए जो दोनों कंपोनेंट्स हैं
जब हम उन दोनों कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन को ऐड करते हैं तो उसका सम हमेशा 1 आता है। यानी इन दोनों को Chi1 और Chi2 की वैल्यू जो भी होगी उनको हम जब भी ऐड करेंगे वो हमेशा 1 के इक्वल आएगी। और ये रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आप समझोगे। अब इसमें सवाल ये उठता है कि हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करें। तो ये बहुत ही एक बेसिक फॉर्मूला है, आपने पहले भी देखा होगा, 9th क्लास से ये टॉपिक आ रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स का जिसका सिंबल n होता है उसका फॉर्मूला होता है, जो सबसे कॉमन फॉर्मूला है, मास अपॉन मोलर मास। जिस भी सब्सटेंस का, जिस भी कंपोनेंट का हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर रहे हैं, उसी का जो मास है, गिवन मास, वो हमें लेना है, डिवाइड करना है उसी सब्सटेंस के मोलर मास से। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। सपोज वी हैव 1.8 ग्राम ऑफ वाटर। हमने 1.8 ग्राम वाटर ले लिया, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, अब हमें इसके मोल्स निकालना है। तो ये जो 1.8 ग्राम है, जहां भी आपको ग्राम या किलोग्राम दिखेगा वो होगा मास। तो आपको ये जो फॉर्मूले में मास ऑफ सब्सटेंस दिख रहा है उसकी जगह आपको ये पुटअप करना है, लेकिन आपको यहां पर इस फॉर्मूले में जो मास लेना है वो हमेशा ग्राम में ही लेना है, ये आपको याद रखना है। मोस्टली जो मास गिवन होता है वो ग्राम में होता है, अगर बाई चांस कभी किलोग्राम में भी हुआ तो पहले आप उसको कन्वर्ट कर लोगे ग्राम में। तो ये हो जाएगा 1.8 मास ऑफ सब्सटेंस ग्राम में डिवाइडेड बाय, अब मोलर मास, तो यहाँ पे सब्सटेंस कौन है, वाटर है। वाटर का फॉर्मूला सबको पता है, H2O होता है। तो मोलर मास तो आप पहले भी कैलकुलेट करते थे कि जितने भी वहां पर एटम्स हैं उन सबके एटॉमिक मास को आप ऐड कर दो। तो यहाँ पर जो H2 है यानी कि हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक मास होता है 1। 2 एटम्स है इसलिए 1 × 2 2, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। तो 2 + 16 कितना हुआ, ये हो गया 18। और मोलर मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल। तो ये अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 0.1 मोल, क्योंकि ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, एक बार नंबर ऑफ मोल्स आ गया तो फिर यहाँ पे हम फॉर्मूला सीधा अप्लाई करेंगे। तो ये था मोल फ्रैक्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट है मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। एक बात ध्यान रखेंगे, दोनों यूनिट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनके लिए इनकी डेफिनेशन भी उतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में डेफिनेशन भी पूछी गई है, तो आपको अलग से डेफिनेशन भी याद होनी चाहिए और फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं मोलैरिटी क्या है। मोलैरिटी का सिंबल होता है कैपिटल M। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बहुत सिंपल है, अगर हमारे पास सॉल्यूशन 1 लीटर है, टोटल सॉल्यूशन अगर 1 लीटर है, अब लीटर क्या है, वॉल्यूम। ठीक है, यानी यहां पर हम सॉल्यूशन का जो अमाउंट है वो वॉल्यूम में ले रहे हैं। तो अगर हमारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन है तो उस 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट है, जितने मोल्स 1 लीटर में होंगे वही उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी होगी। यानी अगर हम सिंपल बेसिस पे देखें तो मोलैरिटी इज द फ्रैक्शन ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बट इन लीटर्स। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसको हमने स्मॉल n कहा था इससे पहले देखा है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये बहुत जरूरी है। तो अगर इस पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें हमें 2 चीजें चाहिए होंगी, एक सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स, जो हम अभी से पहले हमने देखा था नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, उससे हम कैलकुलेट कर लेंगे, और दूसरा होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्वेश्चन में मिलीलीटर में गिवन है तो उसको कन्वर्ट करने का तरीका है, सबको पता है 1 लीटर होता है 1000 मिलीलीटर। तो उस हिसाब से जितना भी मिलीलीटर हमें दिया होगा, जैसे 1 है या x है या 100 है या जितना भी है, उसे हमें डिवाइड करना है 1000 से, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा लीटर में। अगर आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया हुआ है तो फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट दैट वॉल्यूम इनटू लीटर। इस फॉर्मूले में हमें ये वैल्यू लीटर में ही लेनी है। तो ये बहुत सिंपल है, मोल्स को डिवाइड करना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, तो आपको मिल जाएगी मोलैरिटी। इसका जो SI यूनिट है, क्योंकि ऊपर नंबर ऑफ मोल्स है तो मोल पर वॉल्यूम का SI यूनिट होता है मीटर क्यूब, इसलिए इसका SI यूनिट होता है मोल पर मीटर क्यूब। लेकिन
क्योंकि मीटर क्यूब ये काफी बड़ी क्वांटिटी है, इसलिए जो कॉमनली यूज्ड यूनिट हम लेते हैं, जो न्यूमेरिकल्स में आप सॉल्व करेंगे और यूज करेंगे, वो यूनिट होता है मोल पर लीटर। यानी हमारे लिए ज्यादा काम का मोल पर लीटर है, बट फॉर द इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा यूनिट मोल पर मीटर क्यूब ही होगा। इसे हम एक और तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, मोलर। कई बार न्यूमेरिकल में हम देखते हैं ऐसा लिखा होता है कि 0.15 मोलर सॉल्यूशन, तो वहां पे मोलर का मतलब भी मोलैरिटी है, तो ये भी एक तरीका है। या फिर हम कैपिटल एम भी इसकी वैल्यू के सामने लगा सकते हैं, जैसे 0.15 कैपिटल एम सॉल्यूशन, तो जहां आपको वैल्यू के बाद कैपिटल एम दिखेगा वो भी मोलैरिटी है। इसी तरह से मोलैरिटी है, इसका सिंबल स्मॉल एम होता है। इसकी डेफिनेशन है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्विंग 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अंडरलाइंड वर्ड्स हैं, ये डिफरेंस है मोलैरिटी और मोलैलिटी में। जितना पार्ट मैंने अंडरलाइन किया है, ये पार्ट डिफरेंस दिखाता है मोलैरिटी और मोलैलिटी का। मोलैरिटी में 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन है, लीटर है मतलब कि वॉल्यूम है और पूरे सॉल्यूशन का है, जबकि यहां पर अगर आप देखेंगे मोलैलिटी में 1 kg है। kg क्या होता है? मास ऑफ सॉल्वेंट। यानी यहां पर दो डिफरेंसेस है, या हम वॉल्यूम लेते हैं पूरे सॉल्यूशन का, या हम मास लेते हैं सिर्फ सॉल्वेंट का। ठीक है, तो इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा स्मॉल एम इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ऊपर का जो न्यूमरेटर वो बिल्कुल सेम है, नीचे दो डिफरेंसेस है, वॉल्यूम की जगह मास है और सॉल्यूशन की जगह सिर्फ सॉल्वेंट है। आपको ख्याल रखना है, मोलैलिटी में हम नीचे जो भी मास लेते हैं वो सिर्फ सॉल्वेंट का होना चाहिए, और वो भी केजी में। तो ऐसे में दोबारा से अगर न्यूमेरिकल में सॉल्वेंट का मास आपको ग्राम में दिया हुआ है या ग्राम में पता है, तो इसे भी हम 1000 से डिवाइड करके केजी में कन्वर्ट करेंगे, और यहां जो वैल्यू हम पुटअप करेंगे हमेशा वो केजी में ही होनी चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके यूनिट्स होते हैं मोल पर केजी, ये एसआई यूनिट भी है और ये कॉमन यूनिट भी है, यानी हम यही यूज करने वाले हैं और यही इसका स्टैंडर्ड यूनिट भी है। मोलैलिटी की तरह इसको भी हम मोलर की जगह मोलल लिख सकते हैं, यानी कि 0.5 मोलल सॉल्यूशन, तो मोलल का मतलब मोलैलिटी। उसी तरह से स्मॉल एम भी इसकी वैल्यू के सामने लिख सकते हैं, जैसे 0.5 एम, तो वो भी इंडिकेट करता है मोलैलिटी। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से बिल्कुल सीखेंगे, तैयार करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, तो हमारा लास्ट यूनिट है पार्ट्स पर नोटेशन, शॉर्ट फॉर्म है पीपीएम। तो ये क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट। पार्ट्स का मतलब यहाँ पे मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कुछ भी होता है, उसको हमने कॉमन वर्ड दे दिया है पार्ट्स, प्रेजेंट इन अ गिवन पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं कि सॉल्वेंट के गिवन पार्ट्स में, पार्ट्स मतलब फिर से मास, वॉल्यूम या नंबर ऑफ पार्टिकल्स में सॉल्यूट के कितने पार्ट्स प्रेजेंट है। अगर हम सॉल्वेंट के पार्ट्स को मास ले रहे हैं तो ये भी मास होगा, ये वॉल्यूम ले रहे हैं तो ये भी वॉल्यूम होगा। सिंपली ये भी फ्रैक्शन है एक तरीके का। ठीक है, अब इसका जो यूज होता है वो जनरली ऐसे सॉल्यूशंस के लिए होता है जो काफी ज्यादा डाइल्यूटेड है। डाइल्यूटेड का मतलब है कि सॉल्वेंट के बहुत ज्यादा पार्ट्स में सॉल्यूट के बहुत कम पार्ट्स प्रेजेंट है। ऐसे ही सॉल्यूशंस के लिए जनरली पीपीएन को हम यूज करते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे मान लीजिए जो हमारे घरों में ड्रिंकिंग वाटर का सप्लाई होता है, कभी बाय चांस गलती से उसमें जो आसपास के एग्रीकल्चरल फील्ड वगैरह हैं उनमें से अगर इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का बहुत छोटा सा अमाउंट का कंटेमिनेशन हो जाए, तो वो कंटेमिनेशन बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होगा। तो ऐसे सॉल्यूशंस को, उनके कंसंट्रेशन को हम एक्सप्रेस करने के लिए पीपीएन जनरली यूज करते हैं। अब पीपीएन को हम अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमन वे इज इन द टर्म्स ऑफ पीपीएम। पीपीएम जो है वो पार्ट्स पर नोटेशन का ही एक टाइप है। तो इसका मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, यानी यहां पर जो हम नंबर ऑफ पार्ट्स ले रहे हैं सॉल्वेंट के वो मिलियन पार्ट्स ले रहे हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि रेशियो है। इस रेशियो को हम जब मल्टीप्लाई कर देंगे 10 to the power 6 से, क्योंकि 10 to the power 6 मतलब कि 10 लाख मतलब कि 1 मिलियन, इसीलिए इसको हम कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। बिल्कुल इसी तरह से होता है पार्ट्स पर बिलियन। बिलियन का मतलब 10 to the power 9 होता है, इसलिए हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 to the power 9 से। 10 to the power 6 की जगह 9 रहेगा, तो उसको हम कहेंगे पार्ट्स पर बिलियन पीपीबी। ये और भी ज्यादा डाइल्यूटेड के लिए है। ठीक है,
उसी तरह से होता है पार्ट्स पर ट्रिलियन, अगर और भी ज्यादा डाइल्यूटेड है, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻12 से, पीपीटी। नेक्स्ट है पार्ट्स पर क्वाड्रिलियन, पीपीक्यू। क्वाड्रिलियन होता है 10⁻15। तो ये जो बाकी ये तीन है ये थोड़े कम यूज होते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए होंगे। सबसे ज्यादा यूज होता है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो ये सारे यूनिट्स थे। हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज इंटर कन्वर्जन ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। कई बार न्यूमेरिकल में हमें मोलैरिटी की वैल्यू पता होती है और हमें डायरेक्टली उससे मोलैरिटी कैलकुलेट करनी होती है, या वाइस वर्सा। तो हम ये कैसे इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं वो हमें देखना है। तो इसके दो तरीके हैं। एक होता है कि हम डायरेक्ट रिलेशन जो फॉर्मूला है इन दोनों के बीच का वो अप्लाई करें और कैलकुलेट कर लें, और दूसरा होता है लॉन्ग मेथड। इसमें से जो लॉन्ग मेथड वाला प्रोसेस है ये हमारी नेक्स्ट क्लास में जब हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे इस टॉपिक पे, तो उसमें कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा। जो डायरेक्ट रिलेशन है वो क्या होता है वो आपको देखना है। चाहे हम इन दोनों में से कोई भी मेथड यूज करें, अगर आपको मोलैरिटी को मोलैरिटी में या वाइस वर्सा कन्वर्ट करना है, यू शुड नो द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन की डेंसिटी के बिना ये इंटर कन्वर्जन नहीं होगा। तो फॉर्मूला क्या है, सपोज हमें मोलैरिटी पता है और मोलैलिटी कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला क्या होगा, मोलैलिटी स्मॉल m इज इक्वल टू मोलैरिटी जो भी होगी इनटू 1000 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये बताया मैंने, इसके बिना नहीं होगा, इनटू 1000 माइनस मोलैरिटी इनटू कैपिटल M2 का मतलब होता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। उस सॉल्यूशन में जो भी सॉल्यूट होगा उसका मोलर मास। मोलर मास आपको बताइए कैसे कैलकुलेट करना है, तो ये आप याद रखेंगे, M2 इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब आते हैं हमारे आज की क्लास के लास्ट पॉइंट पे, दैट इज डाइल्यूशन फॉर्मूला। तो अभी डाइल्यूशन फॉर्मूला क्या होता है, कैसे बनता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले सबको पता है डाइल्यूशन वर्ड का मतलब होता है किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट को ऐड करना, एक्स्ट्रा सॉल्वेंट को और ऐड करना, ठीक है, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे, कैसे ये फॉर्मूला बनता है वो देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सॉल्यूशन ऑलरेडी है, इस सॉल्यूशन को हम कह देते हैं स्टॉक सॉल्यूशन या इनिशियल सॉल्यूशन। अभी फिलहाल हम मान लेते हैं कि ये एक एक्वियस सॉल्यूशन है, यानी यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो है वाटर। इस सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है उसको हमने M1 कह दिया क्योंकि ये इनिशियल सॉल्यूशन है। जो भी इसकी वॉल्यूम है उसको हमने V1 कह दिया, और इसमें जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स है इसको हमने N1 कह दिया। अब हमने, क्योंकि ये एक्वियस है, इसमें हमने वाटर ऐड किया, एक्स्ट्रा बाहर से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर ऐड किया, और अब इसका वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है। अब ये जो फाइनल या इसको हम कहेंगे डाइल्यूटेड सॉल्यूशन जो हमें लास्ट में मिला, इसकी जो मोलैरिटी है वो चेंज होकर M2 हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, डाइल्यूशन से मोलैरिटी हमेशा कम होगी, तो M2 जो है, ये जो M2 है ये हमेशा M2 की वैल्यू हमेशा M1 से छोटी होगी। ये तो आपको क्लियर रखना है क्योंकि डाइल्यूशन से हमेशा मोलैरिटी कम होती है। तो अब इसकी जो भी मोलैरिटी है वो M2 है, वॉल्यूम क्योंकि चेंज हो गया, बढ़ गया, वो है V2, और अब इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है उसको हम कहते हैं, मान लेते हैं N2। अब फॉर्मूला कैसे बनेगा वो देखते हैं। सबको पता है कि जो मोलैरिटी है, अभी हमने मोलैरिटी का एक जनरल फॉर्मूला देखा था, वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसको हम कह देंगे N, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम को हम कह देंगे V। ये एक जनरल फॉर्मूला है मोलैरिटी का। अब जब हमने सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया तो हमने उसमें सिर्फ वाटर ऐड किया, ठीक। वाटर ऐड करने से जो इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो अमाउंट है, मतलब कि जो उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स है या नंबर ऑफ मोल्स है या जो उसका मास है, वो तो चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने सिर्फ सॉल्वेंट ऐड किया है। जितना सॉल्यूट पहले था लास्ट वाले सॉल्यूशन में भी सॉल्यूट तो उतना ही रहेगा। इसीलिए हम कह सकते हैं द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डू नॉट चेंज विथ डाइल्यूशन। मोलैरिटी चेंज हो जाएगी, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, लेकिन जो नंबर ऑफ मोल्स है सॉल्यूट के वो चेंज नहीं होंगे। इसीलिए हम कह सकते हैं इन
केस ऑफ डाइल्यूशन N1 इज इक्वल टू N2। जो N1 और N2 है इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, क्योंकि वो चेंज नहीं होगा। अब अगर यहां पर हम देखें मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होंगे, ये N किसके इक्वल होगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो N1 की जगह हम लिख सकते हैं M1 इंटू V1, क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं फर्स्ट सॉल्यूशन की, तो उसकी मोलैरिटी थी M1 और उसकी वॉल्यूम थी V1 इक्वल टू, इसी तरह से हम सेकंड सॉल्यूशन के लिए लिख सकते हैं मोलैरिटी M2 इंटू वॉल्यूम V2। तो ये जो फॉर्मूला हमें मिला है M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, तो ये जो लास्ट में हमें फॉर्मूला मिला है इसी को हम कहते हैं डाइल्यूशन फॉर्मूला। ठीक है, तो डाइल्यूशन फॉर्मूला कब अप्लाई कर सकते हैं, जब हम सिर्फ एक सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, तभी एप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं। लास्ट में जाते जाते हमने अभी जितनी भी यूनिट्स देखे हैं कंसंट्रेशन के, उनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मतलब कि अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे एनवायरनमेंट का, एटमॉस्फेयर का, तो इन यूनिट्स की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो ऐसे में कौन आता है, मोलैरिटी और वॉल्यूम परसेंटेज। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मोलैरिटी और वॉल्यूम परसेंटेज ये दोनों ही यूनिट्स ऐसे हैं जिनको कैलकुलेट करने के लिए हम वॉल्यूम यूज करते हैं, और वॉल्यूम एक ऐसी क्वांटिटी है जो टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। ठीक है, जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, मतलब कि टेम्परेचर चेंज हो भी जाए तब भी ये यूनिट्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो है मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, मोलैरिटी, क्योंकि इन तीनों में ही हम अमाउंट को मास के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं और टेम्परेचर के साथ मास चेंज नहीं होगा। तो ये भी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है ये काफी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि आज की क्लास के नॉलेज के बेसिस पे ही हम नेक्स्ट क्लास में जो इसके न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं वो आप कर पाएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी बात मानिए। ये सिर्फ इसी चैप्टर के लिए नहीं, आगे आने वाली पूरी केमिस्ट्री के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही बेसिक पॉइंट है, कंसेप्ट है केमिस्ट्री का। तो ये क्लास बहुत अच्छे से आप रिवाइज करेंगे, देखेंगे, जो भी डाउट्स होंगे जेन्युइनली आप हमसे पूछेंगे। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इनके न्यूमेरिकल्स के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए। टेक केयर, थैंक यू।